बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ह्यूमन राइट्स फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और आपको ये नावल बहुत पसंद आ रहा होगा। मोस्ट फेवरेट नावल बाय उमेरा अहमद, अमर बेल। अमर बेल एक बहुत ही दिल को छू जाने वाली तहरीर है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हैं, इस एपिसोड तक पहुँच गए हैं, तो आप अच्छी तरह से जान गए होंगे कि यह नावल कितना बेहतरीन है। चलिए एपिसोड नंबर 17 है, बिना देर किए इसे शुरू कर लेते हैं। आप इस मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? ये हमारा मसला नहीं है, ये उम्र का प्रॉब्लम है। हम ख्वामख्वाह उसके बारे में क्यों परेशान हों? अलीज़ा ने जुनैद की बात का जवाब देने के बजाय कहा। क्या तुम्हें यह हैरानी की बात नहीं लग रही कि सालिहा ने एक दूसरे जर्नलिस्ट की फराहम करदा मालूमात अपने आर्टिकल में शाया की? ये प्रोफेशनलिज्म है, इन चीज़ों को शाया करना, ये कहकर कि ये प्रूफ्स ऑथेंटिक हैं, जबकि दर हकीकत आप खुद भी उसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में कुछ नहीं जानते, ने बड़बड़ाते हुए कहा। ये कोई बात नहीं है, हम लोग अक्सर आपस में मालूमात का तबादला करते रहते हैं, अलीज़ा ने उसके एतराज़ के जवाब में कहा। और अगर वो इन्फॉर्मेशन गलत हो तो? जुनैद ने चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा। ऐसा नहीं होता, अलीज़ा ने मध्यम आवाज़ में कहा। हो भी सकता है, आखिर जर्नलिस्ट पर वही तो नाजिल नहीं होती। हम सिर्फ वही इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं जिनके बारे में हमें ये यकीन हो कि वो गलत नहीं है। हम जानते हैं कि अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो अपना इमेज भी ख़राब करेंगे और अखबार का भी, अलीज़ा ने वजाहत करते हुए कहा। सालिहा को किसने इन्फॉर्मेशन दी थी? जुनैद ने उसकी बात के जवाब में कुछ कहने के बजाय उससे पूछा। ज़ैनुल आबदीन ने, अलीज़ा ने संजीदगी से कहा। ज़ैनुल आबदीन ने? वो चौंक सा गया। और आप जानते हैं, ज़ैनुल आबदीन गलत इन्फॉर्मेशन फराहम नहीं कर सकता। कम अज़ कम इस मामले में उसकी क्रेडिबिलिटी पर शक नहीं किया जा सकता, अलीज़ा ने कहा। मगर ज़ैनुल आबदीन के पास उमर के बारे में इतनी मालूमात कैसे आ गई हैं? उमर और उसका तो दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक नहीं बनता, जुनैद ने कहा। ज़ैनुल आबदीन उमर के बारे में अगले कुछ हफ्तों में किसी असाइनमेंट पर काम करने वाला है और वो उसी सिलसिले में उमर के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी कर रहा है, अलीज़ा ने लापरवाही से खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। किस तरह की असाइनमेंट? क्या तुम्हें कुछ अंदाज़ा है? जुनैद ने उससे पूछा। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। हो सकता है उसी तरह के छोटे मोटे मामलात हों, अलीज़ा ने अपनी राय दी। मगर ज़ैनुल आबदीन छोटे छोटे मामलात पर तो काम नहीं करता, जुनैद बड़बड़ाया। हो सकता है ज़ैनुल आबदीन के नज़दीक ये छोटा मामला ना हो, इसके अलावा भी कोई और बात हो जो उसकी दिलचस्पी का बायस हो, अलीज़ा ने अपना ख्याल जाहिर किया। हाँ जानता हूँ, उसके नज़दीक दिलचस्पी की और क्या वजह हो सकती है, जुनैद बेख्तियार बड़बड़ाया और अलीज़ा ने हैरानी से उसे देखा। आप ज़ैनुल आबदीन को ज़ाती तौर पर जानते हैं? उसने जुनैद से कहा। किसी हद तक। तुम सालिहा से कहो वो इन मामला से दूर रहे, ये बहुत खतरनाक मामलात हैं और बेहतर है वो किसी दूसरे के हाथ का हथियार ना बने। जुनैद ने अचानक गाड़ी एक रेस्टोरेंट की पार्किंग में दाखिल करते हुए कहा। जुनैद, आप चाहते हैं मैं सालिहा को धमकाऊं? अलीज़ा को जैसे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। नहीं, मैं चाहता हूं तुम एक अच्छी दोस्त की तरह उसे ऐसे आर्टिकल तहरीर और शाया करने की सूरत में पेश आने वाले इक़दामात और ख़तरात के बारे में आगाह करो, जुनैद ने गाड़ी रोकते हुए कहा। मुझे उम्मीद तो यही है कि वो तुम्हारी नसीहत पर कान नहीं धरेगी, मगर फिर भी तुम अपना फ़र्ज़ तो अदा करो। सालिहा को क्या खतरा हो सकता है? वो उलझे हुए तासुरात के साथ जुनैद को देखने लगी। ये मैं कैसे बता सकता हूँ? मैं मुतलका पार्टी नहीं हूँ, ये तो मुतलका पार्टी ही बता सकती है कि वो ऐसी सूरत हाल में क्या कदम उठाती है, जुनैद ने लापरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए कहा। फ़र्ज़ करें अगर ये आर्टिकल आपके बारे में होता तो आपका रद्द-ए-अमल क्या होता, अलीज़ा ने बड़ी संजीदगी से कहा। मेरा रद्द-ए-अमल? जुनैद चंद लम्हे सोचता रहा। मैं मिस सालिहा परवेज़ को कोर्ट में ले जाता, हत्या की इज्जत के दावे में, जुनैद ने चंद लम्हे सोचने के बाद कहा। ना सिर्फ उसे बल्कि उसके अखबार को भी। ये आप इस सूरत में करते अगर इल्ज़ामात गलत होते। फ़र्ज़ करें अगर इल्ज़ामात सही होते तो फिर आप क्या करते? जुनैद अलीज़ा का चेहरा देखने लगा। तब तो आप कभी भी उसे कोर्ट में ले जाने का नहीं सोच सकते थे। तब आप क्या करते? मैंने ऐसे ही किसी इक़दाम से बचने के लिए तुम्हें सालिहा को मोहतात करने के लिए कहा है, जुनैद ने पुरसुकून अंदाज में कहा। यानी आप भी ये समझ रहे हैं कि ये इल्ज़ामात गलत नहीं? जुनैद कुछ लम्हों के लिए कुछ नहीं बोल सका। वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखते रहे। क्या आपसे अंकल अयाज या अब्बास ने मुझसे ये सब कुछ कहने के लिए कहा है? अलीज़ा ने पुरसुकून आवाज़ में पूछा। नहीं, जुनैद ने गाड़ी बंद कर दी। फिर आप इस सारे मामले में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रहे हैं? उसके लहजे में सर। मैं आज आपको ये साफ साफ बता दूं कि मेरा ख़ानदान सिर्फ मेरा ख़ानदान है, वो आपका ख़ानदान नहीं है
اور میں یہ پسند نہیں کروں گی کہ آپ میرے خاندان کے بارے میں مجھے کوئی مشورہ دیں یا میرے خاندان کے کسی معاملے کو اتنی تفصیل سے زیر بحث لائیں۔ جنید ہکا بکا اسے دیکھتا رہا۔ انکل ایاز کے خاندان سے آپ کے تعلقات کتنے گہرے ہیں یا عباس بھائی سے آپ کی دوستی کی نوعیت کیا ہے؟ مجھے اس کی پرواہ نہیں، لیکن میں اپنی فیملی یا اپنے دوستوں کے لیے کسی قسم کے مشورے نہیں چاہتی، نہ آج نہ آئندہ کبھی۔ اب آپ مجھے گھر واپس چھوڑ آئیں۔ علیزہ، جنید نے جیسے بے یقینی کے عالم میں کہا، مجھے گھر چھوڑ دیں۔ علیزہ نے جنید کے لہجے پر توجہ دیے بغیر اسی طرح کہا، اتنا غصہ کس بات پر آ رہا ہے تمہیں؟ جنید اب بھی حیران نظر آ رہا تھا۔ مجھے گھر چھوڑ دیں، اس نے جنید کے سوال کا جواب دیے بغیر کہا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہا ہوں۔ جنید نے اس کی بات پر کوئی توجہ نہیں دی۔ آپ یہ سوال مجھ سے پوچھنے کی بجائے اپنے آپ سے پوچھیں، علیزہ نے ناراضی سے کہا۔ کیا تمہاری فیملی میری فیملی نہیں ہے؟ جنید نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، علیزہ نے دو ٹوک لہجے میں کہا، میری فیملی صرف میری ہے، جیسے آپ کی فیملی صرف آپ کی فیملی ہے۔ کیا میں نے آپ کو کبھی آپ کی فیملی کے بارے میں کوئی مشورہ دینے کی کوشش کی ہے؟ میں نے کبھی کسی چیز کو آپ پر امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی۔ میں نے بھی تم پر کوئی چیز امپوز کرنے کی کوشش نہیں کی، جنید نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔ غلط بیانی مت کریں، علیزہ نے ترشی سے کہا۔ کیا غلط بیانی کر رہا ہوں میں؟ کیا میں نے تم پر کوئی چیز امپوز کرنے کی کوشش کی ہے؟ وہ اب برہم نظر آ رہا تھا۔ پچھلے آدھ گھنٹے سے آپ اور کیا کر رہے ہیں؟ علیزہ نے اکھڑ انداز میں کہا۔ جنید دم بخود اسے دیکھتا رہا۔ کیا امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں میں آپ پر؟ یہ وضاحت کرنا پسند فرمائیں گی؟ اس نے کہا۔ میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتی، آپ بس مجھے گھر چھوڑائیں، علیزہ نے اسی انداز میں کہا۔ مگر میں تم سے بحث کرنا چاہتا ہوں، غلط بیانی کرتا ہوں، اپنی بات تم پر امپوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ایسے الزامات لگانے کے بعد تم صرف یہ کہہ کر تو یہاں سے نہیں جا سکتی کہ تم مجھ سے بحث نہیں کرنا چاہتی۔ علیزہ نے پہلی بار اسے مشتعل دیکھا تھا۔ وہ بلند آواز میں بات نہیں کر رہا تھا، مگر اس کے دھیمے لہجے کی ترشی اور تلخی کوئی بھی آسانی سے محسوس کر سکتا تھا۔ رشتے خلوص مانگتے ہیں، وہ قدرے نرم ہو کر بولا۔ علیزہ نے برہم ہو کر اسے دیکھا۔ آپ اپنی اور میری بات کر رہے ہیں؟ وہ جواب دینے کے بجائے ناراضی سے اسے دیکھتا رہا۔ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوں، اس نے غم و غصے کے عالم میں کہا۔ اتنی جلدی نتیجے اخذ مت کیا کرو علیزہ، میں اپنی اور تمہاری بات نہیں کر رہا ہوں، جنید نے برہمی سے اس کی بات کاٹی۔ پھر آپ اور کس رشتے کی بات کر رہے ہیں جہاں میں مخلص نہیں ہوں؟ میں تمہاری اپنی فیملی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ باہر بیٹھ کر اپنے خاندان کے ساتھ میری مخلصی کے بارے میں اندازے مت لگائیں۔ وہ ایک بار پھر مشتعل ہوئی۔ ان کے ساتھ میرے تعلق کو آپ سمجھ سکتے ہیں اور نہ آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے مجھے؟ کیونکہ آپ میرے خاندان کا حصہ نہیں ہیں۔ ابھی نہیں ہوں، ہو جاؤں گا۔ نہیں، تب بھی نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکی ہوں، میری فیملی ہے، ان کا تعلق صرف مجھ سے ہے اور آپ کا تعلق بھی صرف مجھ سے ہے۔ آپ کا اور میری فیملی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں، نہ ہی آئندہ کبھی بن سکتا ہے۔ جنید نے اس کی بات پر ایک گہرا سانس لیا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ علی کر سکتی تھی کہ وہ اپنے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تمہاری فیملی کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد دوبارہ کہا۔ تمہارے نزدیک نہیں ہے، دنیا کے نزدیک ہے۔ تمہارے کزن کے بارے میں اس طرح کی خبریں شائع ہونے سے صرف تمہاری فیملی کی ریپوٹیشن ہی خراب نہیں ہوگی، میری فیملی کی ریپوٹیشن بھی خراب ہوگی۔ ان سکینڈلز کا میں کیا جواب دوں گا؟ علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ آپ کوئی جواب مت دیں، آپ صرف یہ کہہ دیں کہ آپ اس خاندان کو نہیں جانتے، نہ ہی اس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے۔ اتنا کہہ دینے سے لوگوں کے منہ بند ہو جائیں گے؟ ہو جانے چاہیے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہی سچ ہے۔ کر لینا چاہیے، اور اگر میری بات پر کسی کو یقین نہ آئے تو میں کیا کروں؟ اپنا مذاق بنواؤں یا پھر بات کرنے والے کو تمہارے پاس بھیجوں؟ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ لوگ میرے جھوٹ پر یقین نہیں کریں گے، آپ اس بات کو جھوٹ نہ رہنے دیں۔ کیا مطلب؟ یہ رشتہ ختم کر دیں، جھوٹ سچ میں بدل جائے گا۔ وہ دم بخود اسے دیکھتا رہا۔ ایسا کیوں کروں میں؟ وہ کچھ دیر بعد جیسے بھڑک کر بولا۔ آپ کو لوگوں کے سوالوں کا جواب دینا نہیں پڑے گا، ان سے جھوٹ بولنا نہیں پڑے گا، علیزہ نے سنجیدگی سے کہا۔ تم یہ رشتہ ختم کرنے پر تیار ہو، مگر تم یہ نہیں کر سکتی کہ اپنی دوست کو ایسے اسکینڈل شائع کرنے سے روکو۔ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی، اس نے دو ٹوک انداز میں انکار کیا۔ جس نے جو غلط کام کیا ہے اسے اس کی سزا ملنی چاہیے۔
गलत काम की जो तारीफ तुम्हारे और तुम्हारी दोस्त के पास है उस पर सिर्फ उमर पूरा उतरता है। जुनैद ने मुश्तल होते हुए कहा। सालिहा को कहो वो हर रोज़ एक आर्टिकल लिखे, हर रोज़ एक अफसर की इज्जत उछाले। जो काम उमर ने किए हैं वो तो और भी बहुत से कर रहे हैं। फिर उमर जहांगीर ही क्यों, बाकियों के नाम भी दे, अपने ख़ानदान के लोगों के नाम भी दे। उमर से इतनी हमदर्दी क्यों है आपको? वो मेरा कज़न है, मुझे उसकी परवाह नहीं है। मगर आप? जुनैद ने उसकी बात काट दी। वो तुम्हारा कज़न है, मैं तुम्हें यही याद दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये याद दिलाना आपका काम नहीं है। आपको उमर के बारे में फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसी छोटी मोटी बातों से वो परेशान नहीं होता। ये कारनामे तो सुरख़ाब के पर हैं जो हर ब्यूरोक्रेट अपने सर पर सजाना फ़ख्र समझता है। आप ख्वामख्वाह अपना सर खपा रहे हैं। अलीज़ा ने सर्द मोहरी से कहा। मैं सालिहा से खुद बात करना चाहता हूँ। आप ऐसा नहीं करेंगे? क्यों नहीं करूँगा? तुम्हें अगर अपनी फैमिली से दिलचस्पी नहीं है तो मुझे उनकी परवाह करने दो। मेरी फैमिली को आपकी परवाह और दिलचस्पी की ज़रूरत नहीं है। ये पहला स्कैंडल नहीं है जो वो फेस कर रहे हैं। ऐसी छोटी मोटी बातों पर परेशान नहीं होते। अलीज़ा ने उसी तरह सर्द मोहरी से कहा। और अगर हों भी तो वो खुद ही हर मसले का हल निकाल लेते हैं, किसी दूसरे को जहमत नहीं देते। और सालिहा जैसे जर्नलिस्ट के आर्टिकल्स उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। वो जर्नलिस्ट के हाथों परेशान होने वालों में से नहीं है। बेहतर है आप इस सारे मामले से खुद को दूर रखें। इस बार अलीज़ा ने कदरे नरमी से कहा। यह आपका मसला सिरे से है ही नहीं। अंकल अयाज और अब्बास खुद इस मसले को हैंडल कर सकते हैं, बल्कि उमर भी। आप सिर्फ अंकल अयाज और अब्बास को ये बता दें कि सालिहा ने मेरे कहने पर यह आर्टिकल नहीं लिखा और ना ही मैं उसके किसी आर्टिकल पर कोई एतराज़ करूँगी। वो मेरी दोस्त ज़रूर है, मगर वो जो चाहे लिख सकती है, उसे मेरे मशवरों की ज़रूरत नहीं है। अलीज़ा के लहजे की सर्द मोहरी उसी तरह बरकरार थी। जुनैद कुछ देर होंठ भैंचे उसे देखता रहा, फिर उसने कहा, और अगर मैं तुमसे रिक्वेस्ट करूं कि तुम मेरे कहने पर सालिहा से बात करो और उससे कहो कि वो। अलीज़ा ने जुनैद को बात मुकम्मल नहीं करने दी। तो मैं आपसे माजरत कर लूँगी। मैं ये काम नहीं करूँगी, चाहे आप कहें चाहे कोई और। जुनैद कुछ देर उसे देखता रहा, फिर उसने कुछ भी कहे बगैर गाड़ी दोबारा स्टार्ट कर दी और उसे पार्किंग से बाहर ले आया। वापसी का सारा सफ़र बड़ी खामोशी से तय हुआ था। गाड़ी की फ़िज़ा में कशीदगी महसूस की जा सकती थी। अलीज़ा के डिप्रेशन में और इजाफा हो चुका था। अब वो पछता रही थी कि उसने जुनैद के साथ आने का फ़ैसला क्यों किया था। वो उसके साथ ना आती तो उन दोनों के दरमियान ये झगड़ा कभी ना होता और ना ही जुनैद का मूड इस तरह ख़राब होता। जुनैद हर बार उसे घर के अंदर छोड़ने जाता था, मगर उस दिन उसने गेट पर ही गाड़ी रोक दी। अलीज़ा गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर खामोशी से उतर गई। उसके उतरते ही जुनैद ने कुछ भी कहे बगैर गाड़ी को मोड़ लिया। जितनी देर में चौकीदार ने गेट खोला वो वहाँ से जा चुका था। वो सर झटकती हुई अंदर चली आई। नानो लाउंज में ही थी। जुनैद अंदर नहीं आया। उन्होंने उसे देखते ही पूछा। नहीं, उसे कुछ काम था। अलीज़ा ने मुस्कुराने की कोशिश की, मगर उसे अंदाज़ा हो रहा था कि उसका चेहरा उसका साथ नहीं दे रहा होगा। तुम्हें क्या हुआ है? नानो ने उसकी कैफियत मिनटों में भांप ली। कुछ नहीं, बस मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। वो नानो से नजरें चुराकर लाउंज से निकलने लगी। अलीज़ा, नानो की आवाज़ पर उसने मुड़कर देखा। जुनैद से तुम्हारा कोई झगड़ा हुआ है? नहीं, उसे तवक्को नहीं थी नानो इतनी जल्दी बात की तह तक पहुंच जाएंगी। मैं उसे फ़ोन करती हूँ। नानो फ़ोन की तरफ बढ़ते हुए बोली। वो बेइख्तियार झंझलाते हुए लाउंज से बाहर निकल गई। जुनैद ने हमेशा की तरह रात को उसे फ़ोन नहीं किया। अपने कमरे में आने के बाद वो बेड पर लेटी काफ़ी देर तक लाशऊरी तौर पर उसके फ़ोन का इंतज़ार करती रही। अगले दिन सुबह उसका मूड बहुत ख़राब था। ऑफिस जाने को भी जी नहीं चाह रहा था। दिन उसे ऑफिस में कुछ ज़रूरी काम निपटाने थे। जुनैद को फ़ोन किया था रात को मैंने। नाश्ते की मेज़ पर नानो ने उसे बताया। एक लम्हे के लिए नाश्ता करते हुए उसके हाथ रुके, फिर वो दोबारा नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गई। वो तो कह रहा था कि तुम दोनों के दरमियान कोई झगड़ा नहीं हुआ। नानो चाय कप में डालते हुए कह रही थी। वो कह रहा था कि सिर्फ तुम्हारा मूड खराब था, शायद ऑफिस की किसी मसरूफियत की वजह से। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उसके साथ मेरा कोई झगड़ा नहीं हुआ। अलीज़ा ने सर झटकते हुए कहा। आप ख्वामख्वाह परेशान हो रही हैं। आपको उसे फ़ोन ही नहीं करना चाहिए था। तुम्हारा मूड किस वजह से खराब है? नानो ने उसकी बात पर तवज्जो दिए बगैर उससे पूछा। कोई मूड खराब नहीं है मेरा। वो अपनी प्लेट पर झुकते हुए बड़बड़ाई। तो फिर जुनैद कह रहा था। ये आप जुनैद से ही पूछ लेती तो बेहतर था। मैं क्या बता सकती हूँ? उसके लहजे में ना चाहते हुए भी कुछ नाराज़गी झलक आई। वो ऑफिस के मसले का जिक्र कर रहा था। क्या तुम वाकई ऑफिस के किसी मसले की वजह से परेशान हो? कोई मसला नहीं है ऑफिस में, बस काम का लोड ज़्यादा है आजकल, इसी वजह से मैं कुछ अपसेट हूँ। उसने नानो को मुतमईन करने की कोशिश की।
میں تم سے پہلے بھی کہتی آ رہی ہوں، تم جاب چھوڑ دو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، فل ٹائم جاب تمہارے لیے ہے ہی نہیں، خود کو بھی تھکاتی ہو، دوسروں کو بھی پریشان کرتی ہو، بہتر ہے تم اپنے پرابلم میں سے جاب کا پرابلم نکال دو۔ نانو نے ہمیشہ کی طرح اسے لیکچر دینا شروع کر دیا۔ میں نے تو رات جنید سے بھی کہا کہ اس کو تمہیں روکنا چاہیے تھا اس جاب سے، میری تو تمہیں پرواہ نہیں ہے، شاید اس کی بات مان لو۔ وہ ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے ٹیبل سے اٹھ گئی۔ اب تم پھر آفس جا رہی ہو، اگر زیادہ کام کی وجہ سے پریشان ہو تو کیا یہ بہتر نہیں کہ ایک دو دن کی چھٹی لے کر آرام کرو تاکہ کچھ ریلیکس تو ہو سکو؟ نانو نے اسے اٹھتے دیکھ کر ٹوکا۔ میں 2 دن کے لیے گھر پر رہوں گی، آفس میں کام اور زیادہ ہو جائے گا، بہتر ہے میں آفس جا کر سارا کام نپٹا لوں، اس سے زیادہ اچھا طریقہ کوئی نہیں ہے خود کو ریلیکس کرنے کا۔ وہ کہتی ہوئی لاؤنج سے باہر نکل گئی۔ نانو نے ایک گہری سانس لے کر اسے جاتے ہوئے دیکھا اور پھر کچھ ناراضی کے عالم میں بڑبڑانے لگی۔ اس کی پریشانی اگر نانو سے چھپی نہیں رہی تھی تو آفس میں بھی وہ دوسروں سے اپنی ذہنی اور دلی کیفیات نہیں چھپا سکی تھی۔ سب سے پہلے صالحہ نے اس سے اس کا حال احوال پوچھا تھا۔ تمہیں کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ اس نے سلام دعا کرنے کے بعد پہلا سوال یہی کیا۔ نہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے، علیزہ نے اپنی میز پر پڑے آرٹیکلز پر اپنی نظریں جماتے ہوئے کہا۔ پھر کیوں نظر آ رہی ہو؟ صالحہ کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کام کرنے کے دوران میں ہمیشہ سنجیدہ ہی نظر آتی ہوں، علیزہ نے اسی طرح آرٹیکلز پر نظر دوڑاتے ہوئے کہا۔ میں اس بات پر یقین نہیں کر سکتی، صبح تمہیں آفس میں داخل ہوتے دیکھ کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارا موڈ خراب ہے، مگر تم کہہ رہی ہو کہ سب کچھ ٹھیک ہے۔ میری طبیعت کچھ خراب ہے، باقی تو سب کچھ واقعی ہی ٹھیک ہے۔ علیزہ نے اس بار سر اٹھا کر مسکرانے کی کوشش کی۔ مجھے اب بھی یقین نہیں آیا، صالحہ نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بے یقینی سے کہا۔ وہ ایک ٹھنڈا سانس لے کر ایک بار پھر ان آرٹیکلز پر جھک گئی۔ میں مدد کر سکتی ہوں کچھ؟ صالحہ نے کچھ دیر کے بعد کہا۔ نہیں، علیزہ صاحب ہاتھ الٹتے ہوئے بولی۔ پھر صالحہ کو اسی طرح دیکھ کر نرم آواز میں بولی۔ کیا تم مجھے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ صالحہ قدرے حیرانی سے اسے دیکھتے ہوئے اٹھ گئی۔ ہوپ یو وونٹ مائنڈ، علیزہ نے کہا۔ اٹس آل رائٹ، صالحہ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کمرے سے نکل گئی۔ علیزہ نے اس کے باہر جاتے ہی اپنے سامنے پڑے ہوئے آرٹیکلز ایک طرف رکھ دیے۔ ان آرٹیکلز کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، وہ اس وقت ان کا سر پیر سمجھنے سے قاصر تھی۔ جنید اس وقت اسے آفس میں فون کیا کرتا تھا، آج اس نے فون نہیں کیا تھا۔ وہ کوشش کے باوجود اس کو اپنے ذہن سے جھٹک نہیں پا رہی تھی۔ پچھلی رات اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو ایک بار پھر اسے یاد آ رہی تھی۔ وہ ایک بار پھر خفگی کی ایک لہر اپنے اندر اٹھتی محسوس کر رہی تھی۔ آخر اسے عمر کی خاطر مجھ سے لڑنے کی کیا ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی حمایت کرنے کی جسے وہ براہ راست جانتا تک نہیں؟ اسے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ کیا اسے مجھ سے زیادہ میری فیملی کی فکر ہو سکتی ہے؟ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا پین ٹیبل پر رکھ دیا۔ اور آخر اسے مجھ سے یہ سب باتیں کرنے کی ضرورت تھی کیا تھی؟ وہ جھنجھلا رہی تھی۔ پھر اتنی چھوٹی سی بات پر وہ اس طرح ناراض ہو گیا ہے، اور اس کا دعویٰ ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے۔ وہ بہت مضطرب تھی۔ کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ میں اسے فون کر لوں؟ اسے یکدم ایک خیال آیا۔ مگر میں اسے فون کیوں کروں؟ ناراض وہ مجھ سے ہے، میں تو نہیں۔ غلط بات اس نے کی تھی، میں نے تو نہیں۔ اس نے ایک بار پھر آرٹیکل کو اپنے سامنے کھینچ لیا۔ مگر اسے بات کر کے میں کم از کم اس ٹینشن سے تو نکل سکتی ہوں، اسے ایک بار پھر خیال آیا۔ لیکن اگر فون کرنے پر اس نے ایک بار پھر مجھ سے وہی مطالبہ کیا تو اس کے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ اسے خود مجھے فون کرنا چاہیے، میں اسے فون کیوں کروں؟ اسے احساس ہونا چاہیے اپنی غلطی کا۔ علیزہ نے ایک بار پھر اپنا ارادہ بدل دیا۔ صالحہ اس دن بہت خوش تھی، اس کے آرٹیکل پر ملنے والا رسپانس بہت اچھا تھا۔ شاید وہ علیزہ سے اس رسپانس کو ہی ڈسکس کرنا چاہتی تھی، مگر علیزہ کے خراب موڈ نے اسے قدرے حیران کر دیا تھا۔ ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا تھا کہ علیزہ کا موڈ اس طرح خراب ہو۔ وہ عام طور پر خوشگوار موڈ میں رہا کرتی تھی۔ 3-4 بجے کے قریب صالحہ ایک بار پھر علیزہ کے کمرے میں آ گئی۔ تمہارا موڈ کچھ ٹھیک ہوا؟ اس نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ علیزہ اس بار اسے دیکھ کر مسکرائی۔ ہاں، ٹھیک ہو گیا، خدا کا شکر ہے، ورنہ میں سوچ رہی تھی کہ شاید تم آج سارا دن اسی طرح منہ لٹکائے پھرو گی۔ صالحہ نے ایک گہری سانس لے کر کرسی کھینچ لی۔ تمہارا کام ختم ہو گیا ہے؟ تقریباً ختم ہو گیا ہے، علیزہ نے اس کی بات کا جواب دیا۔ چلو اچھا ہے، کچھ دیر گپ شپ تو کر سکتی ہوں تمہارے ساتھ، صالحہ اطمینان سے بولی۔ مجھے لگتا ہے آج تمہارے پاس کرنے کے لیے اور کچھ بھی نہیں ہے، علیزہ مسکرائی۔ ہاں واقعی آج میرے پاس کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک فنکشن کی کوریج کرنی تھی، وہ میں کر آئی ہوں، چند چھوٹے موٹے دوسرے کام تھے، وہ بھی کر چکی ہوں، اسی لیے آج میری مصروفیت نہیں ہے۔ یعنی راوی چین ہی چین لکھتا ہے تمہارے لیے؟ علیزہ نے تبصرہ کیا۔ کہہ سکتی ہو، کم از کم آج تو راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے۔
2 दिन से तो वैसे भी मैं तारीफी कॉल्स और कलमात का ढेर इकट्ठा करती फिर रही हूँ, सालेहा ने फखरिया अंदाज में कहा। अलीज़ा ने सर उठाए बगैर सिर्फ नज़र उठाकर उसे देखा। वो बोलती जा रही थी, हालांकि मुझे शर्मिंदगी भी हो रही है कि उस आर्टिकल में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। सारा काम तो ज़ैनुल आबदीन का है। मैंने तो सिर्फ 1-2 घंटे बैठकर उसकी दी गई मालूमात पर वो आर्टिकल लिख दिया। अलीज़ा ने गहरी सांस लेकर अपने सामने पड़ी फाइल बंद करके एक तरफ सरका दी। सालेहा अब भी बोल रही थी, अगर असल क्रेडिट किसी को जाता है तो वो ज़ैनुल आबदीन को जाता है। मगर तुम ज़ैनुल आबदीन को देखो, उसने खुद भी फ़ोन करके मुझे इतना अच्छा आर्टिकल लिखने पर सराहा है। सालेहा ने ज़ैनुल आबदीन की तारीफ़ की। वैसे मुझे कभी कभी लगता है कि उस आदमी के पास अलादीन का चिराग है, वरना जिस तरह की मालूमात उसके पास इस आसानी से पहुंच जाती हैं वो कभी किसी दूसरे के पास नहीं पहुंच सकती। वो अपनी कुर्सी को झिल्लाते हुए तहसीन अमेज़ अंदाज में बोली, तुम्हें पता है अलीज़ा, उमर जहांगीर और रज़ी महमूद के खिलाफ इंक्वायरी शुरू होने वाली है। बात करते करते अचानक सालेहा को जैसे कुछ याद आया। मुझे कैसे पता हो सकता है? अलीज़ा ने मध्यम आवाज में कहा। हाँ वाकई, तुम्हें कैसे पता हो सकता है? बहरहाल मुझे यह खबर भी ज़ैनुल आबदीन ने दी है। तुम खुद सोचो कितना जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा इस आर्टिकल का और मेरा कि एक आर्टिकल की वजह से मजबूर होकर किसी ब्यूरोक्रेट के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी जाए। सालेहा के लहजे में जोश था, और वो भी उमर जहांगीर और रज़ी महमूद जैसे ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ, पाकिस्तान के ताकतवर तरीन खानदानों में से 2 के खिलाफ। तसव्वुर करो। अलीज़ा खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। सालेहा को अभी इस न्यूज़पेपर को ज्वाइन किए 2-3 माह ही हुए थे। इससे पहले वो फ्रीलांस जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रही थी, मगर अब उसने अलीज़ा के अखबार को ज्वाइन कर लिया था और पहले दिन से ही अलीज़ा के साथ उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। मगर दोनों एक दूसरे की फैमिली के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी और ना अलीज़ा ने कभी अपने अंकल्स और कज़न्स के बारे में वहाँ किसी को बताया था, और ना ही सालेहा ने अपने करीबी रिश्तेदारों के अलावा किसी के बारे में बात की थी। और अब वो अलीज़ा को उमर जहांगीर और उसके ख़ानदान के बारे में मालूमात फराहम कर रही थी। उमर जहांगीर का ख़ानदान को बदमाशों का टोला कहा जा सकता है। अलीज़ा का चेहरा सालेहा के तबसरे पर सुर हो गया। सालेहा हमेशा बेलाग किस्म के तबसरे किया करती थी। इससे पहले उसके ऐसे किसी तबसरे ने अलीज़ा को कभी परेशान नहीं किया, क्योंकि ऐसे तबसरे का ताल्लुक उससे नहीं था। मगर अब वो बराह रास्त उसके ख़ानदान की बात कर रही थी और अलीज़ा सुनने पर मजबूर थी। मैं तो हैरान हो गई ज़ैनुल आबदीन से उसके ख़ानदान के बारे में सुनकर। किसी दूसरे मुल्क में वो लोग होते तो 150 साल की कैद काट रहे होते, बीवी बच्चों समेत। मगर उनकी खुशकिस्मती है कि ये पाकिस्तान में हैं और इस लैंड ऑफ द प्योर में गुलछड़े उड़ा रहे हैं। सालेहा ने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा। और उनके असर और रसूख का ये आलम है कि आज कहीं उस फैमिली के खिलाफ हवाले से तारुफ करवाया जाए तो वो रेड कारपेट इस्तकबाल होगा। समझ नहीं आता ऐसे सिस्टम पर हंसा जाए या रोया जाए। अलीज़ा चुपचाप उसका चेहरा देखती रही। तुम्हें पता है पिछले साल इन लोगों ने मेरे अंकल और उनके खानदान के साथ क्या किया? सालेहा ने दूसरा किस्सा शुरू किया। मेरे अंकल के बेटे को एक झूठे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। मेरे अंकल के बेटे को एक झूठे पुलिस मुकाबले में मार दिया गया। अलीज़ा का सांस यकदम रुक गया। मेरे अंकल के बेटे और उसके 3 दोस्तों को। अलीज़ा को लगा उसकी खामोशी अब कभी खत्म नहीं हो सकेगी। एक ये उमर जहांगीर था, एक इसका कजन था अब्बास हैदर, अभी 1 साल के बाद बाहर से आया है। लाहौर में पोस्टिंग मिली है। इन दोनों ने मेरे कजन को उसके घर से उठवा कर कत्ल कर दिया। तुमने पढ़ी होगी ये खबर, जस्टिस न्याज का नाम भी सुना होगा। वो अब अलीज़ा से पूछ रही थी। अलीज़ा सर नहीं हिला सकी और उस पर उसके दोस्तों पर इल्जाम ये लगाया कि उन चारों ने किसी घर पर डाका डाला था और वहां से फरार होते हुए पुलिस के साथ मुकाबले में मार दिए गए। सालेहा अब गुस्से के आलम में बोल रही थी, मगर ये सब झूठ था। उनमें से कोई भी अपने घर से बाहर नहीं था उस रात। पुलिस चोरों की तरह रात को उन्हें उनके घर से उठाकर ले गई और कत्ल कर दिया। टेबल पर हाथ रखकर अपने हाथों की लर्जिश को छुपाया। मेरा कजन एक आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट था और इन लोगों ने इस तरह से उसे मार दिया। बाद में मेरे अंकल ने तो बहुत हंगामा किया। अब्बास हैदर के बाप को इस्लामाबाद से आना पड़ा, माफिया मांगता रहा कि ऐसा गलती से हो गया। मगर बाद में यकदम गिरगिट की तरह रंग बदलकर कहने लगा कि मेरे कजन और उसके दोस्तों ने उसकी किसी भांजी को रेप किया और उसके घर पर फायरिंग की। मेरे अंकल तो हक्का बक्का हो गए इस इल्जाम पर। उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये लोग खुद को बचाने के लिए उन पर इस तरह का इल्जाम लगाएंगे। चीफ मिनिस्टर तक इन लोगों की हिमायत कर रहा था। सालेहा सुर्ख चेहरे के साथ बोलती जा रही थी और अलीज़ा का दिमाग माउफ हो रहा था। जबरदस्ती मजबूर कर दिया को सेटलमेंट करने पर। तुम अंदाजा कर सकती हो ये लोग खुद को बचाने के लिए किस तरह के होचे हथकंडों का इस्तेमाल करते हैं।
صالحہ کی آواز میں نفرت تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کس نے بتایا؟ علیزہ نے اپنے حواس بحال کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ کس نے بتانا تھا؟ ظاہر ہے انکل نے بتایا۔ ہم نے تو مجبور کیا تھا انہیں کہ یہ سب کچھ پریس تک لے جائیں، کورٹ میں کیس کریں، مگر وہ تیار نہیں ہوئے۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ ہائی کورٹ کا ایک جج، پولیس اور ان لوگوں سے خوفزدہ تھا کہ وہ لوگ اسے اور اس کے خاندان کو مزید تنگ کریں گے۔ وہ جج کسی دوسرے شخص کو کیا انصاف دے گا جو اپنے لیے انصاف نہ مانگ سکتا ہو؟ وہ کہتی گئی۔ ان لوگوں نے خود یہ کہا تھا کہ ان کی بھانجی، علیزہ کو تو جیسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ہاں خود کہا تھا۔ پنجاب کی پوری بیوروکریسی کو اس معاملے کا پتہ ہے، صالحہ نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، علیزہ بڑبڑائی۔ مجھے بھی یقین نہیں آیا تھا مگر پھر یقین کرنا پڑا، صالحہ نے اس کی بڑبڑاہٹ کے جواب میں کہا۔ علیزہ کا سر چکرا رہا تھا۔ تمہارے انکل نے ان لوگوں کے گھر پر حملہ نہیں کروایا تھا؟ وہ زرد چہرے کے ساتھ صالحہ سے پوچھ رہی تھی۔ میرے انکل کیسے حملہ کروا سکتے تھے جب انہیں یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ اس سارے معاملے میں وہ کسی لڑکی کو انوالو کر رہے ہیں؟ وہ تو خود حیران ہو گئے تھے ان کا یہ الزام سن کر، اور پھر یہ بھی کہ وہ لڑکی اسلام آباد کے ذہنی مریضوں کے کسی کلینک میں زیر علاج تھی اس واقعے کے بعد، صالحہ نے کہا۔ اسلام آباد ذہنی مریضوں کا کلینک؟ وہ ایک بار پھر خالی ذہنی کے عالم میں بڑبڑائی۔ ہاں، وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس حادثے کے بعد اس لڑکی کی ذہنی حالت خراب ہو گئی تھی اور انہوں نے اسے اسلام آباد کے کسی کلینک میں ایڈمٹ کروا دیا تھا۔ جھوٹ، سب جھوٹ، صالحہ نے ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ پھر اچانک اس کی نظر علیزہ کے چہرے پر پڑی اور وہ ٹھٹک گئی۔ تمہیں کیا ہوا؟ اس نے علیزہ سے پوچھا۔ مجھے کچھ بھی نہیں، علیزہ نے مسکرانے کی کوشش کی لیکن وہ جانتی تھی وہ اس کوشش میں ناکام رہی ہوگی۔ میں بس گھر جانے کا سوچ رہی ہوں۔ اس نے معاف ہوتے ہوئے ذہن کے ساتھ ٹیبل پر پڑی ہوئی چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی۔ وہ اب صالحہ سے نظریں چرا رہی تھی۔ صالحہ نے اس کی بات پر وال کلاک پر نظر دوڑائی اور پھر کچھ حیرانی سے اسے دیکھا۔ ابھی تو آفس آورز ختم نہیں ہوئے، تم آج جلدی جا رہی ہو؟ ہاں، میں نے ایڈیٹر کو بتا دیا ہے، میں آج جلدی گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ اب کرسی سے اٹھ کھڑی ہو گئی اور اپنی دراز کھول کر باقی ماندہ چیزیں اس میں رکھنے لگی۔ صالحہ بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تم سے کل ملاقات ہوگی۔ آ رہی ہو نا کل؟ اس نے کمرے نکلتے علیزہ سے پوچھا۔ ہاں شاید، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے نہ ہی آؤں یا پھر لیٹ آؤں گی۔ علیزہ کچھ الجھے ہوئے انداز میں اپنی میز کی دراز لاک کرنے لگی۔ فون کر دینا، مجھے کل آرٹ کونسل جانا ہے، تمہیں یاد ہے؟ اگر تم نہیں آئیں تو پھر میں سمین کے ساتھ چلی جاؤں گی، صالحہ نے اسے یاد دہانی کروائی۔ تم سمین کے ساتھ چلی جانا، میں اگر آ بھی گئی تو تمہارے ساتھ نہیں جا پاؤں گی، علیزہ نے پیشگی معذرت کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، پھر میں آج ہی سمین کو انفارم کر دیتی ہوں، یہ نہ ہو کل وہ بھی نہ آئے، صالحہ نے آفس سے نکلتے ہوئے کہا۔ علیزہ اپنا بیگ اٹھا کر صالحہ کے پیچھے پیچھے ہی باہر نکل آئی۔ باہر پارکنگ تک آتے ہوئے وہ مکمل طور پر ذہنی طور پر معاف تھی۔ صالحہ کے منہ سے نکلے ہوئے جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے اور اسے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اسے یاد نہیں اس نے گاڑی کس طرح پارکنگ سے نکالی تھی۔ سگنل پر گاڑی روکے وہ اس وقت ہوش میں آئی جب کسی نے اس کی کھڑکی کے شیشے پر بڑے زور سے ہاتھ مارا۔ وہ یکدم چونک کر جیسے اپنے ارد گرد کے ماحول میں واپس آ گئی۔ وہ ایک آدمی تھا جو اب خشمگین نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے پیچھے بری طرح بجنے والے ہارن کا شور تھا۔ اس نے گڑبڑا کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ اسٹیئرنگ بار بار اس کے ہاتھ سے نکل رہا تھا۔ اسے یکدم خوف محسوس ہوا کہ گاڑی کہیں نہ کہیں ٹکرا جائے گی۔ سپیڈ ہلکی کرتے ہوئے اس نے مین روڈ سے ایک ذیلی سڑک پر گاڑی موڑ دی اور پھر اسے سڑک کے کنارے روک دیا۔ کیا یہ لوگ میرے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ سکتے ہیں؟ اس نے جیسے اپنے آپ سے پوچھا۔ کیا یہ لوگ مجھے اس طرح اسکینڈلائز کر سکتے ہیں؟ وہ اب بھی جیسے بے یقینی کا شکار تھی۔ کیا خود کو بچانے کے لیے یہ اس طرح میری قربانی دے سکتے ہیں؟ کیا مجھے اس طرح؟ اس نے اپنے ارد گرد بے تحاشا گھٹن محسوس کی۔ کیا عمر بھی اس طرح کر سکتا ہے؟ اسے اپنا سوال ایک مذاق لگا۔ کس کو سب کچھ بتایا؟ جسٹس نیاز کو؟ سارے پردے یکدم اٹھنے لگے تھے۔ یا پھر میں تو ان سے بات بھی نہیں کر سکی ہوں گی۔ کیا اسی لیے وہ میرے منہ سے پورا واقعہ سن کر بھی اسی طرح پرسکون تھے؟ مجھے اس وقت یہ رد عمل مصنوعی کیوں نہیں لگا؟ وہ اب اس واقعے اور اس کے بعد جسٹس نیاز کے ساتھ ہونے والی اپنی پوری گفتگو کو یاد کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ یہ لوگ پہلے ہی پورا انتظام کر چکے تھے کہ میرا رابطہ جسٹس نیاز سے نہ ہو، اس لیے عمر نے اتنی بے خوفی سے مجھے جسٹس نیاز سے بات کرنے کے لیے کہہ دیا کیونکہ وہ… علیزہ نے ہونٹ بھینچ لیے۔ اور گھر پر وہ حملہ، میرے خدا، وہ بھی جعلی تھا، صرف مجھے خوفزدہ کرنے کے لیے، مجھے دھوکہ دینے کے لیے۔ اسی لیے وہ لوگ اندر نہیں آئے،
इसीलिए ये दोनों वहाँ पहुँच गए थे। और किस किस को पता था ये सब कुछ? क्या नानू को भी? गमो गुस्से से उसकी हालत बुरी हो रही थी। और मैं उमर को क्या समझ रही थी? अपना निजात दहिंदा। और वो हकीकत क्या थी? बल्कि ये सब ही क्या था? वो विंड स्क्रीन से नजर आने वाली सड़क को घूर रही थी। और मुझे कभी उन पर शक तक नहीं हुआ कि ये मेरे साथ कोई गेम कर रहे हैं। इस कदर अंधा एतमाद उसकी आंखों में अब नमी उतरने लगी। वाकई वाकई दुनिया में कोई मुझ जितना अहमक नहीं हो सकता, बल्कि मेरे अलावा दुनिया में कोई अहमक है ही नहीं। उसने बड़बड़ाते हुए अपनी आंखें साफ की और गाड़ी को स्टार्ट करने लगी। और अब ये एक बार फिर जुनैद के जरिए मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब नहीं और नहीं। तुम भाड़ में जाओ उमर। मैं वाकई चाहती हूँ कि तुम्हें फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, और सिर्फ तुम्हें नहीं, बारी बारी सबको। गाड़ी ड्राइव करते हुए उसकी आंखें एक बार फिर धुंधला रही। शाम को 6 बजे वो अपने घर में दाखिल हुई और अंदर दाखिल होते ही उसने पोर्च में जुनैद की गाड़ी देख ली। बेख्तियार उसका दिल चाहा वो वहीं से वापस पलट जाए। इस वक्त इस मूड के साथ वो उसका सामना नहीं करना चाहती थी। वो लाउंज में नानू के साथ मौजूद था और चाय पीने में मसरूफ था जब वो लाउंज में दाखिल हुई। रस्मी सी अलैक्स लैक के बाद वो जुनैद की मुसालिहाना मुस्कुराहट को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए अपने कमरे में चली गई। मुझे लगता है इसका मूड अभी भी ऑफ है, जुनैद ने उसे लाउंज से निकलते देखकर कहा। मूड तो इसका सुबह से ही ऐसा है, ठहरो मैं इसे बुला कर लाती हूँ। नानू ने चाय का कप रखते हुए कहा, आप बैठें, मैं खुद देख लेता हूँ। जुनैद अपनी जगह से उठ गया। वो जिस वक्त दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर आया, वो अपने घुटनों के गिर्द बाजू लपेटे बेड पर बैठी हुई थी। उसे जुनैद के इस तरह अपने पीछे आ जाने की तवक्का नहीं थी, मगर जब उसने उसे अंदर आते देखा तो सर झटक कर रह गई। मैं बैठ जाऊं? जुनैद ने अंदर आते ही उसके चेहरे को गौर से देखते हुए कहा। जरूर। जुनैद कुर्सी खींचकर बेड से कुछ फासले पर बैठ गया। कुछ देर कमरे में खामोशी रही। शायद वो बात शुरू करने के लिए कुछ लफ्ज ढूंढने की कोशिश कर रहा था, फिर जैसे वो उसमें नाकाम हो गया। एक गहरी सांस लेते हुए उसने कहा, अब ये तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ। अलीजा ने सर उठाकर उसे देखा। जुनैद ने उसकी सवालिया नजरों को देखते हुए कहा, मैं माजरत करने आया था। किस लिए? कल जो कुछ कल कुछ अच्छा नहीं किया मैंने। आमतौर पर ऐसा करता तो नहीं, मगर वो सोच सोच कर बोलते हुए जैसे अफसोस का इजहार कर रहा था। इसकी जरूरत नहीं है, अलीजा ने कहा। अच्छा, जुनैद ने कंधे उचकाते हुए कहा। मेरा ख्याल था इसकी जरूरत होगी। आफ्टर ऑल तुम मुझसे नाराज थी। मैं नाराज थी? मेरा ख्याल है आप नाराज थे, अलीजा ने उसकी बात के जवाब में कहा। मैं नाराज था, सच बताऊं, वो बात करते करते रुका। मैं वाकई कुछ नाराज था, मगर वो आर्जी तौर पर। मैंने बाद में घर जाकर सोचा, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और अब मैं यहाँ हूँ। उसका चेहरा देखते हुए चंद लम्हों के लिए अलीजा को कुछ समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रहा था। एक बार फिर उसके जहन में कुछ देर पहले सालिहा के साथ होने वाली गुफ्तगू गूंजने लगी। जुनैद ने अपनी बात खत्म होने पर भी उसे अपनी तरफ खामोशी से देखते पाया। तुम कुछ कहोगी नहीं? उसने अलीजा से कहा। वो फिर भी उसे उसी तरह देखती रही, और तब ही जुनैद को एहसास हुआ कि वो इस वक्त गायब दिमाग थी और शायद उसे देखते हुए भी कहीं और थी। अलीजा, उसने बुलंद आवाज में उसे पुकारा। वो एकदम हड़बड़ा कर चौंकी। क्या? तुम मेरी बात सुन रही हो? मैं? हाँ, मैंने आपसे कहा है कि माजरत की जरूरत नहीं। नहीं, तो मुझे ये बता रही थी कि तुम नहीं, मैं तुमसे नाराज था। जुनैद ने उसे याद दिलाया। अलीजा ने आंखें बंद कर ली। तुम्हारी तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक है। आप चाय पियेंगे? वो यकदम बेड से उतरने लगी। जुनैद ने नरमी से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं चाय पी चुका हूँ। जिस वक्त तुम आई मैं चाय ही पी रहा था। तुम परेशान हो? उसने नरमी से पूछा। अलीजा ने सर नहीं उठाया। वो उसके हाथ में मौजूद अपने हाथ को देखती रही। अलीजा, जुनैद ने एक बार फिर उसे मुखातिब किया। आपको कभी जिंदगी बुरी लगी है? उसने यकदम सर उठाकर जुनैद से पूछा, और वो हैरान होकर उसका मुंह देखने लगा। मैं क्या जवाब दूं तुम्हारी इस बात का? वो ना समझने वाले अंदाज में बेचारगी से हंसा। कभी जिंदगी बुरी नहीं लगी? अलीजा ने एक बार फिर उसी लहजे में पूछा। तुम्हें लगी है? जुनैद ने उसके सवाल का जवाब देने के बजाय उससे पूछा। मुझे तो हर वक्त लगती है, और आज भी बहुत ही बुरी लग रही है। वो बड़बड़ाई। मेरी वजह से? जुनैद एकदम संजीदा हो गया। नहीं, आपकी वजह से नहीं, अपनी वजह से। दूसरों की वजह से तो। उसने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। तुम तुम्हें कोई बात परेशान की है? जुनैद ने उसे दोबारा पूछा। आपने मुझे फोन नहीं किया,
अलीजा ने यकदम मौजू बदल दिया। जुनैद ने गहरा सांस लिया। तुम्हें ये बात परेशान कर रही थी? इस वजह से इतनी डिस्टर्ब हो? जुनैद ने कदरे हैरान होकर कहा। हाँ, मैं आपका इंतजार करती रही थी, आपकी फोन कॉल का। इतनी सी बात को इतना सीरियस ले रही थी तुम? मैं तो परेशान हो गया था। जुनैद ने जैसे सुकून का सांस लिया। बल्कि मैं तो तुम्हारा चेहरा देखकर डर गया था। मुझे नहीं पता था कि फोन ना करने पर तुम। मैंने तो इसलिए फोन नहीं किया था कि तुम्हारा मूड ऑफ था। कुछ मैं भी नाराज था। मैंने सोचा आखिर क्या बात करूंगा मैं फोन पर। आज सुबह भी मेरा मूड ऐसा ही था। वो अब वजाहतें दे रहा था। मैंने 2-3 बार चाहा कि तुम्हें कॉल कर लूं, मगर बस फिर तुमने भी तो मुझे कॉल नहीं किया। बल्कि मेरा ख्याल है अगर मैं यहाँ ना आता तो तुम खुद तो मुझे कभी कॉल ना करती। वो अब शिकायत कर रहा था। आप ये कैसे कह सकते हैं? ऐसे ही मेरा ख्याल है। आपका ख्याल गलत है। अगर आप मुझे कॉल नहीं करते तो मैं खुद आपको कॉल कर लेती। मैं एगोइस्टिक नहीं हूँ और मैं राई का पहाड़ नहीं बनाती। फिर कल तो बड़े धड़ल्ले से तुमने कहा था कि मैं चाहूँ तो तुम्हारी फैमिली से रिश्ता खत्म कर लूं। जुनैद ने मुस्कुराते हुए उसे जताया। आपको इस बात पर गुस्सा आया था? ये गुस्सा दिलाने वाली बात थी। जुनैद ने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। आपने भी तो एक गुस्सा दिलाने वाली बात की थी। अलीजा ने उसे याद दिलाया। वो सालिहा वाली बात। फॉरगेट अबाउट इट। मैंने कल तुमसे झगड़े के बाद ये तय किया था कि आइंदा कम अज कम मैं तुम्हारे ऐसे काम में दखलंदाजी नहीं करूंगा। जुनैद ने उसका हाथ छोड़ते हुए कहा। वो वाकई अहमकाना बात थी। मुझे बाद में एहसास हुआ कि मेरा वाकई उस मामले के साथ कोई ताल्लुक नहीं बनता। ना मेरा ना तुम्हारा। ये सालिहा का मसला है। बेहतर है वो खुद ही उसे निपटाए। जुनैद लापरवाही से कहता गया। अलीजा ने गैर महसूस तौर पर अपने कंधों से जैसे कोई बोझ हटता महसूस किया। बहरहाल ऐसी छोटी छोटी बातों को तुम अपने हिसाब पर सवार मत किया करो। वैसे भी अभी तो हम दोनों के दरमियान खासे झगड़े बाकी हैं। वो खुशगवार लहजे में मुस्कुराते हुए कह रहा था। हालांकि तुमसे झगड़ना कोई ज्यादा मुनासिब बात नहीं है और ना ही कोई बहुत खुशगवार किस्म का तजुर्बा साबित हुआ है मेरे लिए। मैं खुद भी कल रात और आज सारा दिन खासा डिस्टर्ब रहा हूँ। लेकिन कभी कभी रूटीन से हटकर भी कोई काम करना चाहिए ना। वो बड़ी संजीदगी से उसकी राय मांग रहा था। अलीजा को कोई जवाब नहीं सूझा तो उसने कंधे उचका दिए। बाहर चलते हैं, खाना खाते हैं, किसी मार्केट में फिरते हैं, कुछ विंडो शॉपिंग करते हैं। अच्छा प्रोग्राम है। वो कुर्सी से खड़ा होते हुए बोला। वो चंद मिनटों में उसे उसके डिप्रेशन से बाहर ले आया था। वो कोशिश के बावजूद कुछ देर पहले की कैफियत को महसूस नहीं कर पा रही थी। मैं कपड़े चेंज कर लूं? वो भी बेड से उठ गई। छोड़िए जनाब, तकल्लुफ न करें। आप इस तरह ज्यादा अच्छी लग रही हैं। जुनैद ने उसे रोक दिया। अच्छा, बाल बना लूं? उसे तामुल हुआ। जरूरत नहीं, बाल ठीक हैं। मुझे मुंह तो धो लेने दें। हाँ, ये आप जरूर कर सकती हैं, लेकिन 60 सेकंड से ज्यादा का वक्त नहीं लगना चाहिए इसमें। वो अपनी घड़ी देखता हुआ बोला। अलीजा को चेहरा धोते वाकई सिर्फ 1 मिनट लगा। बर्क रफ्तारी से चेहरे पर पानी के छपाके मारती हुए 1 मिनट में वॉशरूम से बाहर थी। जुनैद ने उसे बाहर आते देखकर उसका बैग उठा लिया। बस अब आप आ जाएं, खासा इंतजार किया मैंने आपका। अलीजा ने हैरानी से उसका चेहरा देखा। वो बेख्तियार मुस्कुराया। रात 10 बजे तक वो दोनों घूमते फिरते रहे। फिर वो उसे छोड़ने आया। पोर्च में गाड़ी रोक कर उसके उतरने से पहले जुनैद ने कहा। तुम्हें पता है किसी भी ताल्लुक को क्या चीज मजबूत बनाती है? वो उसके सवाल पर उसका मुंह देखने लगी। वो अब बेहद संजीदा नजर आ रहा था। कुछ देर पहले के जुनैद से बिल्कुल बरक्स। शेयरिंग। कि जो चीज परेशान कुन बन जाए उसे उस शख्स के साथ शेयर कर लिया जाए जिससे आपको थोड़ी बहुत मोहब्बत हो, या थोड़ा बहुत उन्स हो, या थोड़ा बहुत अच्छा लगता हो। वो मध्यम मगर मुस्तहकम आवाज में कह रहा था। मैं तुम्हें मजबूर नहीं कर सकता कि तुम हर बात मुझसे शेयर करो। शायद कोई भी हर बात दूसरे से शेयर नहीं करता, मगर जो बात तुम मुझसे या किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकती उसे अपने जहन से निकाल दो। तुम्हें अगर किसी चीज से तकलीफ होगी तो मुझे भी होगी। इसीलिए किसी भी चीज को अपने लिए रसा हुआ नासूर मत बनाओ। तुम्हारी जिंदगी बेकार है, ना तुम्हारे पास इतना फालतू वक्त है कि तुम उसे रोने धोने में जाया कर सको। वो दम बखुद उसे देखती रही। मुझे, मेरे घर को, मेरी फैमिली को अलीजा सिकंदर की बहुत जरूरत है। तुम हमारा हिस्सा हो और तुमको ये बात हर वक्त याद होनी चाहिए। वो बिल्कुल साकित थी। तो जो चीज भी तुम्हें आज परेशान कर रही है उसे अपने जहन से निकाल दो। खाना तुम खा चुकी हो, अपने बेडरूम में जाओ, सुबह के लिए कपड़े निकाल लो, टीवी देख लो कुछ देर या फिर कोई किताब पढ़ो। ऑफिस का कोई काम हो तो वो करो और उसके बाद इत्मीनान से सो जाओ, बगैर रोए धोए। खुदा हाफिज। वो अपनी बात के इख्तिताम पर मुस्कुराया। वो मुस्कुरा नहीं सकी। गाड़ी का दरवाजा खोलकर वो नीचे उतर आई।
राउंड का दरवाजा खोलते हुए उसने पलट कर उसे देखा। वो उसकी तरफ मुतवज्जा नहीं था, बल्कि गाड़ी रिवर्स कर रहा था। उसे जुनैद की जहानत पर कभी भी कोई शुबा नहीं रहा था, लेकिन आज वो तो जानता था कि उससे होने वाला झगड़ा नहीं, कोई और बात मुझे परेशान कर रही थी। और उसने अंदर जाते हुए सोचा, किसी मामूल की तरह वो अपने कमरे में गई और लाशऊरी तौर पर जुनैद की हदायत पर अमल करती चली गई। 1 घंटे के बाद गनूदगी के आलम में उसने सोचा, और मेरा ख्याल था मैं आज रात सो नहीं पाऊंगी। अगले रोज वो बड़े हशाश मशराश मूड में नाश्ते की मेज पर आई। नानू के साथ बातें करते हुए वो नाश्ता कर रही थी जब उसने अखबार भी देखना शुरू कर दिया। एक सफे पर नजर दौड़ाते ही वो यकदम ठटक गई। सालिहा परवेज का एक और आर्टिकल उसके सामने था। मौजू इस बार भी उमर जहांगीर ही, मगर डिस्कस की जाने वाली चीज चंद हफ्ते पहले होने वाला एक पुलिस मुकाबला था, जिसमें वो एक बदनामे जमाना इश्तिहारी मुजरिम को मारा गया था। सालिहा ने अपने आर्टिकल में सबूत के साथ साबित किया था कि वो पुलिस मुकाबला जारी था। वो मुजरिम 10 दिन पहले पुलिस की हिरासत में रहा था और पुलिस ने तशद्दुद के जरिए से खासी लंबी चौड़ी मालूमात भी हासिल की थी, जिनकी मदद से उन्होंने चंद और मुल्जिमान को भी उसी तरह पकड़ा था। उसके आर्टिकल में इंसानी हकूक के लिए काम करने वाली चंद तंजीमों के अहदेदारान की तरफ से उमर जहांगीर के इकदाम की मजम्मत और उसके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया था। मुजरिम भी बुनियादी इंसानी हकूक रखते हैं के उन्वान से लिखा गया आर्टिकल बहुत मौसर अंदाज में लिखा गया था। अलीजा ने अखबार रख दिया। उसकी भूख यकदम गायब हो गई। सालिहा ने इस बार उससे जिक्र नहीं किया था कि वो उमर जहांगीर पर एक और आर्टिकल लिख रही है, या वो आर्टिकल आज ही छपने वाला था। अलीजा के लिए वो आर्टिकल यकीनन एक शॉकिंग सरप्राइज के तौर पर आया था। तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? तुमने नाश्ता क्यों छोड़ दिया? नानू ने उसे खड़े होते हुए देखकर कहा। बस मुझे इतनी ही भूख थी, उसने बेदिली से कहा। कम अज कम चाय तो पी लो। नानू ने एक बार फिर इसरार किया। दिल नहीं चाहा। वो अपना बैग उठाकर लाउंज से निकल आई। ऑफिस में दाखिल होते ही सालिहा से उसका सामना हो गया। वो भी उसी वक्त ऑफिस आ रही थी। अलीजा ने उसे आर्टिकल के बारे में कोई बात नहीं की। वो जानती थी सालिहा खुद ही उसे आर्टिकल के बारे में बता देगी, और ऐसा ही हुआ। वो अलीजा के साथ ही उसके ऑफिस में आ गई और अंदर आते ही उसने कहा, तुमने मेरा आज का आर्टिकल पढ़ा? हाँ, सुबह नाश्ता करते हुए मैंने देखा था। अलीजा ने सरसरी से अंदाज में कहा। कैसा लगा तुम्हें? अच्छा था। इसके बारे में भी तुम्हें ज़ैनुल आबदीन ने ही फराहम की होंगी मालूमात। तो और कौन मुझे ये सारी मालूमात दे सकता है? किसी दूसरे बंदे के पास मालूमात का ये ढेर हो सकता है? सालिहा ने तहसीन अमेज अंदाज में कहा। इससे पहले कि अलीजा उसे कोई जवाब देती, फोन की घंटी बजने लगी। उसने रिसीवर उठा लिया। मिस सालिहा परवेज आपके कमरे में है? ऑपरेटर पूछ रहा था। हाँ, अलीजा ने सालिहा पर एक नजर डालते हुए कहा। उनकी कॉल है, यहीं डायरेक्ट कर दो, वो मेरे कमरे में ही बात कर लेंगी। फोन किसका है? उसने ऑपरेटर को हदायत देते हुए सरसरी से अंदाज में पूछा। उमर जहांगीर साहब का। ऑपरेटर ने उसका ओहदा बताया। वो किससे बात करना चाहते हैं? अलीजा ने कुछ दम बखुद होकर ऑपरेटर से पूछा। मिस सालिहा परवेज से। अलीजा ने मजीद कुछ कहे बगैर रिसीवर सालिहा की तरफ बढ़ा दिया। किसका फोन है? सालिहा ने कदरे लापरवाही से उससे रिसीवर लिया। उमर जहांगीर का। सालिहा चौंक गई। उमर जहांगीर का? मुझसे बात करना चाहता है वो? अलीजा ने इस बात में सर हिला दिया। सालिहा ने रिसीवर पकड़कर फोन का स्पीकर ऑन किया और रिसीवर को दोबारा क्रेडिट पर रख दिया। उसके साथ होने वाली गुफ्तगू अब दोनों सुन सकती थी। कुछ देर बाद वो लाइन पर था। उमर जहांगीर ने किसी तमहीद या अदब आदाब को बलाए ताक रखते हुए से कहा, मैं कौन बात कर रहा हूँ ये तो ऑपरेटर ने आपको बता ही दिया होगा। फोन मैंने आपको इसलिए किया है ताकि ये जान सकूं जो बकवास आप शाया कर रही हैं वो किस लिए कर रही हैं। उसका लहजा सर्द और कड़क था। आप किस बकवास की बात कर रही हैं? मैं तो रोज बहुत सी बकवास लिखती और शाया कराती हूँ। सालिहा ने लापरवाह अंदाज में कहा। मैं उस गटर स्टफ की बात कर रहा हूँ जो आप मेरे बारे में लिख रही हैं। उसने पहले से ज्यादा तुंदो तेज आवाज में सालिहा से कहा। मुझे अफसोस हो रहा है कि आप सच को गटर स्टफ करार दे रहे हैं। सालिहा ने कहा। आप अपने सच को अपने पास रखें और दूसरे के बारे में जुबान खोलने या कलम उठाने से पहले 10 बार सोच लें। मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम है सच लिखना है। अब अगर सच लिखने से किसी को तकलीफ होती है तो मैं क्या कर सकती हूँ? आप जैसे थर्ड क्लास येलो जर्नलिज्म करने वाले जर्नलिस्ट और उनके तो मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, और आपके ढोंगों और फरेबों से भी वाकिफ हूँ। कम से कम मेरे सामने ये पारसाई और सच्चाई का चोला पहनने की जरूरत नहीं है। सालिहा का चेहरा सुर्ख हो गया। आपको अगर मेरे किसी आर्टिकल पर एतराज है तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। मैं वही लिखूंगी जो मैं चाहूंगी। इस बार सालिहा ने भी तंदो तेज लहजे में कहा। मैं आपको और आपके अखबार को कोर्ट में लेकर जाऊंगा। कोर्ट खुले हैं, जब आपका दिल चाहे ले जाएं।
کیا یہی اطلاع دینے کے لیے آپ نے مجھے فون کیا ہے؟ صالحہ نے تنزیہ لہجے میں کہا۔ نہیں، میں نے آپ کو یہ اطلاع دینے کے لیے فون نہیں کیا، ایسے کاموں کے لیے اطلاع کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وہ اسی طرح کرخت لہجے میں بولتا گیا۔ میں کر کے صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ حماقت کی کون سی سیڑھی پر تشریف فرما ہیں، اور یہ بھی چاہتا تھا کہ آپ اپنے قابل احترام انفارمر کو یہ اطلاع دے دیں کہ ایسی حرکتوں سے وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کس کی بات کر رہے ہیں آپ؟ زین العابدین کی بات کر رہا ہوں، وہی آپ کا ذریعہ معلومات بنا ہوا ہے نا؟ علیزہ کو صالحہ کے چہرے پر بے تحاشا حیرت نظر آئی۔ زین العابدین نے مجھے کوئی معلومات نہیں پہنچائی۔ یہ بات آپ کورٹ میں کھڑے ہو کر بتائیے گا، وہاں ضرورت پڑے گی آپ کے اس بیان حلفی کی۔ وہ ترش لہجے میں کہہ رہا تھا۔ میں آپ کی ایسی دھمکیوں سے خوفزدہ نہیں ہونے والی، صالحہ نے قدرے اخڑ لہجے میں کہا۔ دھمکیاں کون دے رہا ہے آپ کو؟ اتنا وقت کس کے پاس ہے میڈم؟ میں آپ کو اپنے لیگل رائٹس کے بارے میں بتا رہا ہوں، اس نے دوسری طرف سے طنزیہ انداز میں کہا۔ اور آپ کو کسی چیز سے ڈرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آپ اپنے ڈیسک پر بیٹھ کر گوسپ مانیٹرنگ کریں اور اگلے دن اخبار میں چھپوا دیں۔ اللہ اللہ خیر صلاح، کسی کی جان جائے یا عزت، آپ کو اس سے کیا؟ میں کوئی گوسپ مانیٹرنگ نہیں کرتی، جو بات اپنے آرٹیکلز میں کہتی ہوں اس کا ثبوت ہوتا ہے میرے پاس، کریڈیبلٹی رکھتی ہوں، خواب میں آنے والی چیزوں کو نہیں لکھ دیتی۔ آپ کو مزید ثبوت چاہیے تو آپ یہاں اخبار کے دفتر لائیں یا پھر کورٹ میں، تو آپ جا ہی رہے ہیں، کورٹ میں پیش کر دوں گی سارے ثبوت۔ عمر دوسری طرف اس کی بات پر مزید مشتعل ہوا تھا۔ تم اور تم جیسے جرنلسٹ اور ان کی کریڈیبلٹی، تم لوگ ہیڈ لائن مافیا ہوتے ہو، ساری زندگی تم لوگ ایک چھوٹی سی خبر کو مرچ مسالہ لگانے میں گزار دیتے ہو۔ شاید ہر رات تم لوگ یہی خواب دیکھتے ہوئے سوتے ہو کہ اگلے دن تمہاری دی ہوئی کوئی خبر یا آرٹیکل ملک میں طوفان اٹھا دے گا۔ راتوں رات شہرت مل جانے کی خواہش میں تم لوگ جھوٹ کے پلندے اکٹھے کرتے رہتے ہو اور پھر انہیں ٹھوس ثبوت کا ٹیگ پہنا دیتے ہو۔ صالحہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ اور تم لوگ کیا کرتے ہو؟ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کر جعلی پولیس مقابلوں میں مارتے ہو، رشوت کا پیسہ اکٹھا کرتے ہو، اس پر عیش کرتے ہو۔ دوسری طرف سے عمر کے ہنسنے کی آواز آئی۔ عیش؟ کون سا عیش؟ آپ جیسے لوگوں سے گالیاں کھانا عیش ہے؟ میں آپ سے؟ دوسری طرف سے عمر نے اس کی بات کاٹ دی۔ میرے بارے میں اب اخبار میں کچھ اور شائع نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ کو اور آپ کے اخبار کو اس کی خاصی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس سے پہلے کہ صالحہ کچھ کہتی دوسری طرف سے لائن منتقل کر دی گئی۔ صالحہ نے برہمی سے میز پر ہاتھ مارا۔ تم اس شخص کا انداز دیکھو، کون کہے گا یہ سول سرونٹ ہے، اور یہ لوگ نکلتے ہیں عوام کو نظم و ضبط سکھانے۔ مائی فٹ! اس نے غصے کے عالم میں میز پر ایک بار پھر ہاتھ مارا۔ اب تم دیکھنا میں اس کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اس کی ساری گفتگو کو اخبار میں شائع نہ کیا تو پھر کہنا، بلکہ اس کال کی ایک ریکارڈنگ ہوم آفس کو بھی بھجواؤں گی۔ عمر جہانگیر اپنے آپ کو آخر سمجھتا کیا ہے؟ علیزہ چپ چاپ صالحہ کو مشتعل ہوتے دیکھتی رہی۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ علیزہ نے کچھ دیر صالحہ کو جھجک کر چپ ہوتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ کس کا فائدہ کیا ہوگا؟ صالحہ نے یکدم رک کر اسے پوچھا۔ عمر اور اپنی گفتگو کو اخبار میں شائع کرنے کا۔ میں عمر جہانگیر کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ میں اس سے خوفزدہ نہیں ہوئی۔ علیزہ نے اس کی بات کاٹ دی۔ یہ جان کر عمر جہانگیر کی صحت پر کیا فرق پڑے گا کہ تم اسے خوفزدہ نہیں ہوئی؟ اگلی بار وہ مجھے فون کرنے کی ضرورت تو نہیں کرے گا۔ تمہارا خیال ہے یہ گفتگو شائع ہونے سے وہ ڈر جائے گا؟ علیزہ نے مذاق اڑانے والے انداز میں کہا۔ ڈر جائے گا؟ وہ ڈر گیا ہے، ورنہ وہ مجھے کبھی فون نہ کرتا، صالحہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اور وہ بھی یہاں آفس میں۔ علیزہ نے گہرا سانس لے کر اسے دیکھا۔ اس کا دل چاہا وہ صالحہ سے کہے کہ عمر جہانگیر ایسی چھوٹی موٹی باتوں پر خوفزدہ ہونے والا شخص نہیں ہے، اس کی پشت پر موجود لوگ اتنے طاقتور ہیں کہ وہ ایسے چھوٹے موٹے سکینڈلز پر پریشان ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ایسے سکینڈلز اس کے کیریئر پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ صالحہ، تم آخر عمر جہانگیر کے بارے میں بار بار آرٹیکلز کیوں لکھ رہی ہو؟ علیزہ نے کچھ دیر بعد کہا۔ صالحہ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ میں اس کے بارے میں کیوں لکھ رہی ہوں؟ صالحہ کو جیسے اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ کیا تم نہیں جانتی کہ میں اس کے بارے میں کیوں لکھ رہی ہوں؟ علیزہ اس کی بات کے جواب میں کچھ دیر بول نہیں سکی۔ میں چاہتی ہوں عمر جہانگیر کو اس کے کرتوتوں کی سزا ملے۔ وہ اسی طرح بغیر لحاظ کیے بول رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں اس کی فیملی رسوا ہو۔ وہ بغیر رکے بولتی جا رہی تھی۔ میں چاہتی ہوں لوگوں کو ان کے اصلی چہروں کی شناخت ہو سکے۔ صالحہ کے لہجے میں نفرت جھلک رہی تھی۔ علیزہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ ایک بات پوچھوں تم سے؟ کچھ دیر کے بعد اس نے بڑے پرسکون انداز میں صالحہ سے کہا۔ اگر عمر جہانگیر نے تمہارے انکل کے بیٹے کو نہ مارا ہوتا
तो क्या फिर भी तुम उसके खिलाफ इस तरह लिखती? सालिहा बेहिस्सो हरकत हो गई। अलीजा उसके चेहरे पर नजरें जमाए जवाब की मुंतजिर रही। तुम क्या कहना चाह रही हो? चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसने अपना गला साफ करते हुए कहा, मैं ये पूछ रही हूँ कि अगर उमर जहांगीर से तुम्हारी जाति बर्खास्त ना होती तो क्या तुम फिर भी उसके बारे में इसी तरह आर्टिकल्स पर आर्टिकल्स लिखती? अलीजा का लहजा अब भी बहुत पुरसकून था। मुझे तुम्हारे सवाल पर हैरत हो रही है अलीजा। क्या तुम ये समझ रही हो कि मैं सिर्फ जाति दुश्मनी की वजह से उमर जहांगीर के खिलाफ लिख रही हूँ? सालिहा के चेहरे पर अब नाराजगी झलक रही थी। क्या ऐसा नहीं है? अलीजा ने कुछ बेनियाजी बरतते हुए कहा। नहीं, ऐसा नहीं है, सालिहा ने अपने लफ्जों पर जोर देते हुए कहा। हैरत है। अलीजा ने अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। मेरा ख्याल था कि तुम सिर्फ जाति चपलिकेश की वजह से उसके खिलाफ लिख रही हो। ये ख्याल क्यों आया तुम्हें? तुमने खुद मुझे अपने अंकल उनके बेटे और दोस्तों का वाकया सुनाया था। अब वो किस्सा सुनने के बाद मैं और किस नतीजे पर पहुंच सकती थी? मैंने तुम्हें वो वाकया इसलिए नहीं सुनाया कि तुम ये समझ लो कि मैं सिर्फ अपनी दुश्मनी की खातिर उस शख्स को बदनाम कर रही हूँ। उसके खिलाफ जो कुछ भी मैं लिख रही हूँ वो। अलीजा ने सालिहा की बात काट दी। हाँ, जानती हूँ कि उसके बारे में तुम जो कुछ भी लिख रही हो वो सब सच है। 100% ना सही, 90% सही। तुम उसके खिलाफ सच ही शाया करा रही हो। मगर क्यों? ऐसे सच तो हर ब्यूरोक्रेट के साथ मुंसलिक हैं। फिर उमर जहांगीर ही क्यों? तुम किसी और के बारे में भी तो लिखो। मैंने रजी महमूद का जिक्र भी किया है अपने पहले आर्टिकल में। क्या तुम उसे भूल गई? सालिहा ने उसे याद दिलाया। सिर्फ एक आर्टिकल में क्यों, बाकियों में क्यों नहीं? क्या रजी ने और कोई गलत काम नहीं किया? वो संजीदगी से बोलती गई। तुम उसकी हमायत क्यों कर रही हो? हमायत नहीं कर रही हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह सच ही बोल रही हूँ, वही जो महसूस कर रही हूँ। अगर बात ब्यूरोक्रेट्स और ब्यूरोक्रेसी की ही करनी है तो फिर सबकी करनी चाहिए। हर बुराई को सामने लाना चाहिए, हर बुरे शख्स पर तनकीद करनी चाहिए। वो पुरसकून लहजे में ना चाहते हुए भी उमर जहांगीर की वकालत कर रही थी। मुझे तुम्हारी नीयत पर कोई शुबा नहीं है। तुम यकीनन ब्यूरोक्रेसी की बुराइयों के खिलाफ ही लिखना चाह रही होगी। इस करप्ट सिस्टम और उसे चलाने वालों को ही बेनकाब करना चाहती होगी। तो फिर बाकियों के बारे में भी लिखो। अलीजा ने अपने सामने पड़ा हुआ अखबार उसकी तरफ मेज पर खिसका दिया। ये खबर पढ़ो। एक गरीब फल फरोश को चंद पुलिस वालों ने पकौड़े तलने वाली कड़ाही में फेंक कर जला दिया। फल फरोश ने हॉस्पिटल में अपने नज़ई बयान में बताया है कि पुलिस वाले उससे फल लेने के बाद कीमत दिए बगैर जा रहे थे। जब उसने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने उसे पीटना शुरू कर दिया और पास मौजूद तेल से भरी कढ़ाई में धकेल दिया। वो बगैर रुके कह रही थी, कल उस फल फरोश की मौत हो गई और पुलिस का कहना है कि उन्हें इत्तला मिली थी कि वो फल फरोश हीरोइन का कारोबार करता था और उस दिन वो तफ्तीश के लिए उसके पास गए और उन्होंने उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से बड़ी मिकदार में हीरोइन और चरस बरामद कर ली। फल फरोश ने गिरफ्तारी और इल्जाम से बचने के लिए खुदकुशी की कोशिश की और कड़ाही में गिर गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुंशियात फरोशी और खुदकुशी का मुकदमा दर्ज कर लिया है। कोई अकल का अंधा भी इस खबर और वाकये में मौजूद झूठ और सच को जांच सकता है। क्या उस फल फरोश के कत्ल के इल्जाम में पूरे स्टेशन के अमले पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? एसपी, डीएसपी और एसएचओ के खिलाफ नहीं लिखा जाना चाहिए, जो सब आंखें बंद किए सो रहे हैं? इस बारे में भी लिखो। उस एसपी और एसएचओ के बारे में भी सालिहा परवेज को आर्टिकल्स लिखने चाहिए, ताकि उस शख्स के लवाहिकीन को भी वैसा ही इंसाफ मिल सके जैसा इंसाफ तुम अपने अंकल के बेटे के लिए चाहती हो। मगर अलीजा एक लम्हे के लिए रुकी। मगर उस फल फरोश की किसी भतीजी का नाम सालिहा परवेज तो नहीं होगा जो उसके बारे में आर्टिकल्स लिखे या इंसाफ मांगने की जुर्रत करे। तीसरी दुनिया के तीसरे दर्जे का शहरी। अलीजा, तुम क्या कहना चाह रही हो? सालिहा का लहजा इस बार बदला हुआ था। मैं ये कहना चाह रही हूँ सालिहा कि तुम और मैं कलम की जिस हुर्मत की बात करते हैं वो सिर्फ अब एक किताबी बात है। हम सच लिखते हैं जब उसमें हमारा अपना मुफाद वाबस्ता हो। हम झूठ को बेनकाब तब करते हैं जब हमें उससे कुछ फायदे होने की तवक्का हो। तुम गलत कह रही हो अलीजा। नहीं, मैं गलत नहीं कह रही हूँ। हम लोग दूसरों में जिस प्रोफेशनलिज्म के ना होने का रोना रोते रहते हैं वो हम में भी नहीं है। अलीजा उसी तरह ठंडे लहजे में कहती जा रही थी। कितने जर्नलिस्ट वाकई प्रोफेशनल हैं? तुम उन्हें उंगलियों की पुरों पर गिन सकती हो और कम अज कम मैं तुम्हें प्रोफेशनल जर्नलिस्ट में नहीं गर्दान सकती, चाहे तुम इस बात को कितना ही बुरा क्यों ना समझो। अलीजा ने साफ गोई से कहा। सालिहा कुछ नहीं बोल सकी। हम सब एक रूटन
सिस्टम की पैदावार हैं और उसी में रह रहे हैं। दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपना गिरेबान और दामन देखना बहुत जरूरी है। अपने कपड़ों पर धब्बे देकर दूसरों के दाग दिखाना हमाकत के अलावा और कुछ नहीं है, और तुम यही करने की कोशिश कर रही हो। अलीजा खामोश हो गई। मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ? तुम प्रोफेशनल हो? अलीजा ने सर उठाकर सालिहा को देखा। वो बड़ी अजीब सी मुस्कुराहट के साथ उसे देख रही थी। बकौल तुम्हारे, मैं उमर जहांगीर से जाती बर्खास्त रखती हूँ, इसीलिए उसके खिलाफ लिख रही हूँ, और तुम्हारे नजदीक ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है। सालिहा ने इस्तेहज़ाई अंदाज में कहा। तो क्या ये प्रोफेशनलिज्म है कि तुम उमर जहांगीर को बचाने की सिर्फ इसीलिए कोशिश कर रही हो क्योंकि उससे तुम्हारी रिश्तेदारी है? सालिहा ने बड़े चुपते हुए अंदाज में जैसे इंकशाफ किया। अलीजा चौंके बगैर मुस्कुराई। मुझे हैरत नहीं हुई कि तुम मेरे और उमर जहांगीर के रिश्ते के बारे में जानती हो। हाँ, मैं अब तक हैरान थी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम उस रिश्ते के बारे में ना जानती हो, जबकि तुम्हारा इन्फॉर्मर ज़ैनुल आबदीन है और वो लोगों के खानदानों को घंगाल डालने का माहिर है। अलीजा जैसे महसूस हो रही थी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, ये भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, और मैंने अपने आप को प्रोफेशनल करदाना भी नहीं। मगर तुम्हारा ये इल्जाम बिल्कुल गलत है कि मैं उमर जहांगीर को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ऐसी कोई कोशिश नहीं कर रही। उसकी आवाज अब भी उसी तरह पुरसुकून थी। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उसके साथ दूसरों को भी कटहरे में लाकर खड़ा किया जाए। सिर्फ एक उमर जहांगीर को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है? सिर्फ उसके खिलाफ ही ये डिफेमेशन कैंपेन क्यों चलाई जा रही है? गड़े मुर्दे ही उखाड़ने हैं तो सबके उखाड़े जाएं। और फिर इस वक्त तुम मुझे उन लोगों की फहरिस्त में शामिल नहीं पाओगे जो किसी को बचाने के लिए बोलें या लिखेंगे। तुम चाहती हो किसी को सजा नहीं मिली तो तुम्हारे कजन को भी ना मिले, सालिहा ने तंज़िया अंदाज में कहा। मगर मैं कहती हूँ कि कहीं ना कहीं से तो इब्तिदा होनी चाहिए। उमर जहांगीर से ही सही, उसको सजा मिले तो शायद किसी दूसरे को इबरत हो, सालिहा ने सर्द महरी से कहा। इन सारी प्रैक्टिसेस का आगाज उमर ने नहीं किया था। इनके बारे में क्या ख्याल है जिन्होंने ये सब शुरू किया? वो ना चाहते हुए भी खुद को उमर का दिफा करने पर मजबूर पा रही थी। तुम सिर्फ ये चाहती हो कि उमर को कुछ ना हो ताकि तुम्हारी फैमिली के बारे में कुछ भी अखबारों में ना आए, सालिहा ने अजीब से अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, मैं चाहती हूँ सबकी फैमिलीज के बारे में लिखा जाए। सच मुझ सब कुछ, मेरी, तुम्हारी, सबकी फैमिलीज के बारे में, क्योंकि मैं अपनी फैमिली के बारे में रश्क या फखर जैसे किसी जज्बे में मुब्तला नहीं हूँ। अलीजा ने उसके तंज को नजरअंदाज करते हुए कहा। सालिहा उसकी बात पर मुश्तइल हो गई। मेरी फैमिली ने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके बारे में अखबारों में कुछ आया हो। कितनी अजीब बात है, जबकि तुम्हारी फैमिली के भी बहुत से लोग ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी में हैं। क्या यह मौजूदा नहीं है कि वो बिल्कुल पाकबाज हैं? कोई बुरी बात उन्हें छूकर नहीं गुजरी। कोई करप्शन, कोई स्कैंडल उनके दामन पर कहीं किसी किस्म का कोई धब्बा नहीं है। क्या कोई इस बात पर यकीन करेगा सालिहा? अलीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी तरह आखिर तुम भी ये तस्लीम क्यों नहीं कर लेती कि तुम्हारी फैमिली के अफराद से भी बहुत सी गलतियां होती रही होंगी, बल्कि अब भी हो रही होंगी। मैं ऐसी कोई बात तस्लीम नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी फैमिली के बारे में इल्जाम सामने आ गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम सबकी फैमिलीज को इस फहरिस्त में ला खड़ा करो। कम अज कम मैं अपनी फैमिली को इस फहरिस्त में शामिल नहीं कर सकती जहां तुम्हारी फैमिली का नाम दर्ज है, सालिहा ने कंधे उचकाते हुए सर्द से कहा। तुम मुझ पर मुतासब होने के इल्जाम लगा लो या फिर मुझे अनप्रोफेशनल होने के ताने दे लो, मगर इससे ये हकीकत नहीं बदलेगी। मैं उमर जहांगीर के बारे में जो कुछ लिख रही हूँ वो सच है, और ये जरूरी है कि उसे इसके किए की सजा दी जाए, सालिहा ने उसी रफ्तार से बोलते हुए कहा। अब तुम इसे हमदर्दी का नाम दो या रिश्तेदारी का। बहरहाल मैं चाहती हूँ कि मेरे कजन के साथ होने वाली बेइंसाफी का अजाला किया जाए। तो फिर ये कलम से होने वाला कोई जहाद तो नहीं है जिसके बारे में तुम और मैं बुलंदो बागदावे करते फिरते हैं। ये सिर्फ अपने अपने मुफाद की जंग है। क्यों, मैं गलत कह रही हूँ? अलीजा भी उसी तरह पुरसुकून थी। अपने लिए इंसाफ तलब करना मुफाद परस्ती कैसे हो गया? सालिहा ने उसकी बात पर चुपते हुए अंदाज में कहा। सिर्फ अपने लिए इंसाफ तलब करना मुफाद परस्ती ही है, इसे कोई और नाम नहीं दिया जा सकता। ठीक है, फिर तुम इसे मुफाद परस्ती का नाम दे लो। हाँ, मैं चाहती हूँ कि उमर जहांगीर को सजा मिले, क्योंकि उसको सजा मिलनी चाहिए, और अगर मेरी इस ख्वाहिश की वजह अपनी फैमिली के साथ उसकी तरफ से की जाने वाली कोई ज्यादती है तो भी मैं हक पर हूँ, सालिहा ने दो टोक अंदाज में कहा। मैं इंसान हूँ, फरिश्ता नहीं हूँ। और अगर यही बात उमर जहांगीर कहे या फिर रजी महमूद, तो सालिहा चंद लम्हों तक कुछ नहीं कह सकी। अगर वो भी यही कहें कि उन्होंने भी उसी खुदगर्जी का मुजाहिरा किया था जिस खुदगर्जी का मुजाहिरा हम सब अपनी अपनी इस्तात में करते रहते हैं, तो तुम्हें गलत, अलीजा ने उसकी नाराजगी से कही जाने वाली बात को काट दिया।
नहीं सालिहा, तुम मेरी बात सुनो। मैं उमर जहांगीर को बचाना नहीं चाहती हूँ, मगर इसके बावजूद मैं जानती हूँ उसे कुछ भी नहीं होगा। मगर मैं प्रोफेशनल इखलाकियात की बात कर रही हूँ जो हमें सिखाई जाती हैं। जर्नलिज्म ऐसा जर्नलिज्म जो हर किस्म के तासुब से पाक हो, हर जाति पसंद या नापसंद से मावरा हो। अलीजा मायूसी के आलम में कह रही थी, हम ब्यूरोक्रेसी को प्रोफेशनलिज्म सिखाने की बातें करते हैं। हम उन पर तनकीद करते हैं, राय का पहाड़ बनाते हैं, या ये कह लो कि चाय की प्याली में तूफान उठा देते हैं। और खुद हम क्या हैं? हम भी इखलाकियात के हर मेयार से उसी तरह गिरे हुए हैं जिस तरह वो बोल रही थी। हम पसंद या नापसंद की बुनियाद पर लोगों की इज्जतें उछालते हैं। अलीजा तुम सालिया ने नाराजगी के आलम में कुछ कहने की कोशिश की। अलीजा ने उसकी बात काट दी। मैं सिर्फ तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक आम सी बात कर रही हूँ। तुम ये सब कुछ करने वाली वाहिद नहीं हो। हम ताल्लुकात की बुनियाद पर खबरें शाया कर देते हैं। हम रुपया और परमिट लेकर लोगों की तारीफें शाया कर देते हैं। हमें खरीदना क्या मुश्किल काम है? वो अफसरदगी से मुस्कुराई। मैं सोचती थी कि शायद ये एक प्रोफेशन ऐसा है जहाँ ईमानदारी में सब कुछ होता है, मगर अब मैं जानती हूँ कि यहाँ भी ईमानदारी का तनासुब उतना ही है जितना सोसाइटी के किसी दूसरे हिस्से में। उसने सर झटका। हम अपने आर्टिकल्स और एडिटोरियल्स में लोगों को अखलाकियात सिखाते फिरते हैं, उन्हें तहजीब, शाइस्तगी जैसी बातों पर लेक्चर देते हैं, बहतान और इल्जाम तराशी पर मलामत करते हैं, गिरती हुई इखलाकी इक़दार का रोना रोते हैं, और फिर हम एक्टर से लेकर सियासतदानों और अब आम आदमियों की भी इज्जतें उछालते फिरते हैं। और फिर हम उसे नाम देते हैं इंफॉर्मेशन का और दावा करते हैं कि आवाम को सब पता होना चाहिए। हम हर खबर को मिर्च मसाला लगाकर अखबार की सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए फ्रंट पेज पर लगा देते हैं। फलां के साथ घर से भागकर कोर्ट में शादी कर ली। फ्रंट पेज न्यूज। अगला पूरा हफ्ता हम उसे ही कवर करते रहते हैं। किसी जगह 7 आदमी कत्ल हो गए, हम सातों की कटी हुई गर्दनें फ्रंट पेज पर शाया कर देंगे। हमने आज तक माशरे में कौन सा इनकलाब बर्पा किया है? हम जिन एक्टर्स के लिबास और किरदार पर तबसरे और तनकीद करते हैं, उन्हीं हीरोइनों की इन्हीं मलबूसात में तस्वीरें शाया करते हैं, और हम दूसरों में कोलो फेल का तजाद ढूंढते हैं। वो हंसी। हम जिन स्थानों पर कीचड़ उछालते फिरते हैं, उन्हीं की हमायत, उन्हीं की तारीफें शाया करते हैं। फखर से लिखते हैं कि फलां ने हमें चाय पर बुलाया, फलां साथ दौरे पर ले गया, फलां ने अपने बेटे की शादी पर बुलाया। हम उनके साथ तस्वीरें भी खिंचवाते हैं और फिर उन तस्वीरों को फ्रेम करवाकर अपनी दीवारों पर भी लटकाते हैं। वो एक लम्हे के लिए रुकी। हम ब्यूरोक्रेसी पर उंगलियां उठाते हैं, उनके हर काम पर एतराज करते हैं और अपने तमाम गलत कामों के लिए उनके पास भी जाते हैं। अगर उमर जहांगीर ने तुम्हारे कजन के साथ ये सब कुछ ना किया होता, तो क्या तुम्हें कभी याद आता कि वो किस शहर में क्या कारनामे कर रहा है? कभी नहीं। हमारे लिए परेशानी खड़ी हो तो हमें उन पर एतराज होता है। हमारे सारे काम किसी रुकावट के बगैर हो जाएं तो हम उनकी तारीफ में जमीन और आसमान के खिलाफे मिला देते हैं। हम रियासत का चौथा सतून। वो एक बार फिर हंसी। इस बार सालिहा उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे के तासुरात अब पहले से ज्यादा बिगड़े हुए थे। तुम्हारी सारी गुफ्तगू के बावजूद मैं उमर जहांगीर के साथ होने वाली अपनी गुफ्तगू को अखबार में शाया करूंगी, उसने अलीजा को दो टोक अंदाज में बताया। जरूर करो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, अलीजा ने मुस्कुराते हुए कहा। चंद लम्हे तक सालिहा उसका चेहरा देखती रही, फिर कमरे से बाहर निकल गई। अलीजा के चेहरे पर पहली बार परेशानी के आसार नजर आए। तो यहीं पे एपिसोड नंबर 17 का एंड कर लेते हैं। नेक्स्ट एपिसोड इंशाल्लाह बहुत जल्द आ जाएगी। एपिसोड को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि न्यू आने वाली एपिसोड आप तक जल्द पहुंच जाए। न्यू एपिसोड आने तक दुआओं में याद रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।